हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं अनुराधा सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का फिर से हमारे YouTube एजुकेशन चैनल लर्न इट पर। तो जैसा कि हम पिछले वीडियो में हमने स्टार्ट किया था लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर, तो उसी को हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे। तो मैंने आप सभी को कुछ क्वेश्चंस दिए थे जिसका डिस्कशन हम लोग सबसे पहले आज करेंगे, उसके बाद आगे की टॉपिक्स को कंटिन्यू करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी वुड स्टार्ट आवर क्वेश्चंस। Our first question was, why is diffusion insufficient to meet the oxygen requirements of multicellular organisms like humans? यानी कि डिफ्यूजन प्रोसेस जो है वो इनसफिशिएंट क्यों होता है मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स के ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डिफ्यूजन के थ्रू अपना ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट पूरा करते हैं। क्योंकि वो सिंगल सेल से बने होते हैं तो उनका इंटायर बॉडी सरफेस जो होता है वो एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में होता है, इसलिए डिफ्यूजन के थ्रू उनका ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट पूरा हो जाता है। लेकिन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के केस में हर एक सेल एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में नहीं हो सकता है, इट इज नॉट पॉसिबल। सो our entire cells cannot perform the diffusion process, और हमारे हर एक सेल को ऑक्सीजन की ज़रूरत है। इसलिए अगर डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू हमें ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट अपनी पूरी करनी होगी तो हर एक सेल को डिफ्यूजन प्रोसेस करना होगा, और डिफ्यूजन प्रोसेस करने के लिए हर एक सेल का एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में, डायरेक्ट कांटेक्ट में होना ज़रूरी है। ऐसा जो कि आप जानते हैं कि ऐसा नहीं है मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के साथ। सो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमंस कैन नॉट मीट देयर ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स थ्रू सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस। ओके, नाउ let's start the next question. Our next question is, what criteria do we use to decide whether something is alive? मैंने आप सभी को बताया था कि क्या क्राइटेरिया है जिससे हम ये जान सकेंगे कि कोई चीज अलाइव है या नहीं है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैंने आप लोगों को बताई थी मूवमेंट, नॉट विजिबल मूवमेंट, मॉलिक्यूलर मूवमेंट विच इज नॉट विजिबल थ्रू नेक्ड आई इज नेसेसरी to differentiate which is alive and which is not alive. What are outside raw materials used for by an organism? यानी कि बाहर से हम लोग क्या क्या रॉ मटेरियल्स इस्तेमाल करते हैं। तो फर्स्ट हम लोग फूड मटेरियल्स का यूज करते हैं, बाहर से फूड इनटेक करते हैं, तो जितने भी फूड मटेरियल्स हम यूज करते हैं वो सब बाहर से यूज करते हैं। दूसरा, रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन का यूज करते हैं हम लोग बाहर से। अभी तक हमने ये दो चीजें पढ़ी हैं जो हमें बाहर से चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट प्रोसेसेस वुड यू कंसिडर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ? लाइफ को मेंटेन करने के लिए कौन कौन से प्रोसेसेस एसेंशियल हैं, यानी कि जरूरी हैं? तो पहला फूड का इंटेक, दूसरा रेस्पिरेशन, तीसरा वेस्ट मटेरियल का रिमूव होना। किस प्रोसेस के थ्रू बताइए? एक्सक्रीशन के थ्रू। ये प्रोसेसेस हमारे लाइफ प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए एसेंशियल हैं। नाउ नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले थे न्यूट्रिशन के बारे में। ओके, मैंने आप लोगों को थोड़ी सी चीजें बताई थी, हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले थे ना, हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड। हाँ, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। सो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड? द जनरल रिक्वायरमेंट फॉर एनर्जी एंड मटेरियल्स इज कॉमन इन ऑल ऑर्गेनिजम्स बट इट इज फुलफिल्ड इन डिफरेंट वेज। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं अर्थ पे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, हर एक को एनर्जी चाहिए, हर एक की रिक्वायरमेंट है एनर्जी की। और
रॉ मटेरियल्स की, लेकिन इसको हर ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरीके से पूरा करता है, सबकी अलग अलग वे से रिक्वायरमेंट एनर्जी की पूरी होती है। Some organisms use simple food material obtained from inorganic sources in the form of carbon dioxide and water. कुछ organisms ऐसे हैं जो simple food materials से अपना भोजन लेते हैं, जैसे inorganic sources से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के फॉर्म में, और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। और इसके एग्जाम्पल्स हैं हमारे ग्रीन प्लांट्स और कुछ बैक्टीरियाज जो अपना भोजन नेचर से डायरेक्टली इनऑर्गेनिक सोर्सेज से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के फॉर्म में लेते हैं। दूसरा, वैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज से अपना फूड रिक्वायरमेंट पूरा करते हैं, और इन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को इनटेक करने के बाद सिंपल छोटे छोटे टुकड़ों में, मतलब सिंपलर वंस में अंदर बॉडी के अंदर फिर वो उसको तोड़ते हैं, मतलब टूटता है केमिकल प्रोसेस के थ्रू। और इस केमिकल प्रोसेस में बायो कैटलिस्ट का इस्तेमाल होता है और उसे एंजाइम्स कहते हैं। यानी कि हमारे स्टमक के अंदर जो हम फूड मटेरियल्स खाते हैं उसको सिंपल टुकड़ों में तोड़ने के लिए जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उस केमिकल रिएक्शंस में बायोकैटलिस्ट इस्तेमाल किए जाते हैं और उन बायोकैटलिस्ट को हम एंजाइम्स कहते हैं। Thus, heterotroph survival depends directly or indirectly on autotrophs. और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम हेट्रोट्रॉप्स कहते हैं। हेट्रोट्रॉप्स अपना फूड इनऑर्गेनिक सोर्सेज से डायरेक्टली लेने की बजाय वो ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंड होते हैं, ऑटोट्रॉप्स से अपने फूड रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। जैसे कि ह्यूमंस जो प्लांट्स पे या तो डिपेंड होते हैं या एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं अपने फूड मटेरियल्स के लिए, तो वैसे जीव जो दूसरों पर डिपेंडेंट रहते हैं अपने फूड मटेरियल्स के लिए उनको हेट्रोट्रॉप्स बोलते हैं, और जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। ओके, ऑटोट्रॉप में कौन कौन आएंगे? ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरियाज। हेट्रोट्रॉप्स में कौन कौन आएंगे? ह्यूमंस, एनिमल्स एंड फंजाई। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हम लोग ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे अब। कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स आर फुलफिल्ड बाय फोटोसिंथेसिस। ऑटोट्रॉपिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने एनर्जी और कार्बन की रिक्वायरमेंट को फोटोसिंथेसिस के थ्रू फुलफिल करते हैं, पूरा करते हैं। It is the process by which autotrophs take in substances from the outside and convert them into stored forms of energy. फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू ऑटोट्रॉप्स जो हैं सब्सटेंसेस को लेते हैं बाहर से और उसको स्टोरेबल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको स्टोर करते हैं। This material is taken in the form of carbon dioxide and water, which is converted into carbohydrates in the presence of sunlight and chlorophyll. अब देखिए, हमने ये तो पढ़ा कि बाहर से मटेरियल्स लेंगे, फिर उसको स्टोरेबल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर वो स्टोर करेंगे। लेकिन बाहर से मटेरियल लेंगे क्या, कैसे, किस फॉर्म में लेंगे और फिर उसको कन्वर्ट करेंगे जिस स्टोरेबल एनर्जी फॉर्म में, वो होगा कौन सा फॉर्म, इसके बारे में जानते हैं। तो बाहर से जो मटेरियल लेंगे वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के फॉर्म में लेंगे, फिर उसका ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे स्टोरेबल एनर्जी के फॉर्म में, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में। और ये किसके प्रेजेंस में होगा? सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। ओके, कार्बोहाइड्रेट्स आर यूटिलाइज्ड फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द प्लांट, और यही स्टोर्ड एनर्जी जो कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में स्टोर होता है एंड प्लांट्स की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है उसको पूरा करता है। जब प्लांट को
एनर्जी की जरूरत होती है वो इस कार्बोहाइड्रेट्स को इस्तेमाल करता है. We will study how this takes place in the next section. अब ये कैसे होता है, कैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को प्लांट इनटेक करता है, फिर उसको कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में कन्वर्ट करता है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे. The carbohydrates which are not used immediately are stored in the form of starch, which serves as the internal energy reserve to be used as and when required by the plant. अब जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में कन्वर्ट करता है प्लांट उसको एनर्जी को यूज करने के लिए, लेकिन अगर लंबे समय तक उसको स्टोर करके रखना हो एनर्जी को तो वो उसको स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करता है. जैसे जितना कार्बोहाइड्रेट प्लांट जनरेट करता है वो सारा इस्तेमाल एट अ टाइम तो नहीं करता, तो जो बच जाता है उसको वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करता है, जिसको इंटरनल एनर्जी रिजर्व कहते हैं. मतलब इंटरनल एनर्जी के तौर पे उसको रिजर्व करके रखता है प्लांट, ताकि प्लांट को जब भी जरूरत हो वो इसका इस्तेमाल कर सके. A somewhat similar situation is seen in us where some of the energy derived from the food we eat is stored in our body in the form of glycogen. ऐसा ही कुछ सिचुएशन हमारे बॉडी के अंदर भी देखने को मिलता है. ठीक है, जहाँ कुछ एनर्जी जो फूड से डेराइव होते हैं, यानी कि फूड से हमें मिलते हैं, जो हम खाते हैं उससे वो स्टोर होते हैं ग्लाइकोजेन के फॉर्म में. ये फॉर्मूला है फोटोसिंथेसिस का, जिसमें 6 मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल्स वाटर के साथ मिलके क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में ग्लूकोज बनाते हैं और 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन लिबरेट करते हैं, यानी कि बाहर निकालते हैं. Let's now see what actually happens during the process of photosynthesis. The following events occur during this process. अब चलिए देखते हैं कि एक्चुअली फोटोसिंथेसिस में क्या क्या प्रोसेस होता है. फर्स्ट, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल. पत्तों में जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है उसके द्वारा सबसे पहले लाइट का एब्जॉर्प्शन होता है, यानी कि लाइट को वो एब्जॉर्ब करता है. दूसरा, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. दूसरा प्रोसेस क्या होता है, जब लाइट का एब्जॉर्प्शन हो जाता है उसके बाद लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट करता है प्लांट, इसका कन्वर्जन होता है, और वाटर मॉलिक्यूल को हाइड्रोजन और वाटर के तोड़ता है. ओके. तीसरा, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स. तीसरा प्रोसेस क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करके कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में चेंज करता है. These steps need not take place one after the other immediately. हाँ, अब ये जरूरी नहीं है कि ये एक प्रोसेस हुआ उसके बाद तुरंत दूसरा प्रोसेस हो, उसके बाद तुरंत तीसरा प्रोसेस हो, ये जरूरी नहीं है. फॉर एग्जाम्पल के तौर पे डेजर्ट प्लांट्स टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट एंड प्रिपेयर एन इंटरमीडिएट विच इज एक्टेड अपॉन बाय द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय द क्लोरोफिल ड्यूरिंग द डे. जैसे कि जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं वो रात के समय में कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और एक इंटरमीडिएट प्रिपेयर करते हैं जो एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट होता है दिन के समय में क्लोरोफिल की मदद से. मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड का एब्जॉर्प्शन या इनटेक वो रात को करता है, फिर उसको वो एक इंटरमीडिएट के फॉर्म में प्रिपेयर कर लेता है और दिन के समय में उसको वो एनर्जी के फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है क्लोरोफिल के थ्रू.
एग्जाम्पल के तौर पे डिजर्ट प्लांट जो होते हैं वो रात को कार्बन डाइऑक्साइड का इंटेक करते हैं और उसका एक इंटरमीडिएट प्रिपेयर करते हैं जिसको मतलब जिस पे वर्क करता है वो एनर्जी जो प्लांट का क्लोरोफिल दिन के टाइम में लाइट एनर्जी से जो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके जो केमिकल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट किया रहता है क्लोरोफिल ड्यूरिंग द डे, वो इस कार्बन डाइऑक्साइड के इंटरमीडिएट पे एक्ट करता है रात के समय में। यानी कि लाइट का एब्जॉर्प्शन कब हो रहा है? दिन में। लाइट एनर्जी का केमिकल एनर्जी में फॉर्मेशन कब हो रहा है? दिन के टाइम में। कार्बन डाइऑक्साइड का इंटेक कब हो रहा है? रात के टाइम में। और कार्बन डाइऑक्साइड पे इस एनर्जी का एक्शन कब हो रहा है? केमिकल एनर्जी का जो क्लोरोफिल दिन के टाइम में एब्जॉर्ब करता है, रात के टाइम में उस कार्बन डाइऑक्साइड पे एक्ट रात में होता है। ठीक है, यानी कि अलग अलग टाइम पे हो रहा है प्रोसेस। लाइट का एब्जॉर्प्शन दिन में और कार्बन डाइऑक्साइड का इनटेक रात में और फूड का फॉर्मेशन रात में। ओके, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड पे एक्शन होके वाटर मॉलिक्यूल्स की सहायता से, क्लोरोफिल्स की सहायता से फॉर्मेशन रात में। Let's see how each of the components of the above reaction are necessary for photosynthesis. चलिए देखते हैं कि अब जो कंपोनेंट्स नेसेसरी हैं फोटोसिंथेसिस के लिए वो क्यों नेसेसरी हैं, कैसे नेसेसरी हैं। If you carefully observe a cross section of leaf and the microscope, you will notice that some cells contain green dots. आप अगर पत्ते का क्रॉस सेक्शन एब्जॉर्ब करेंगे माइक्रोस्कोप के थ्रू तो आप नोटिस करेंगे कि कुछ सेल्स में ग्रीन डॉट्स होते हैं, जैसा कि आपको फिगर 6.1 में दिखाया भी गया है। क्रॉस सेक्शन एक लिफ का, देखिए ये एक लिफ का क्रॉस सेक्शन यहाँ दिखाया गया है जिसमें आपको ये क्लोरोप्लास्ट दिखाए गए हैं। ग्रीन डॉट्स क्लोरोप्लास्ट दिखाई दे रहे हैं ना, ये हैं ग्रीन डॉट्स। These green dots are cell organelles called chloroplast which contain chlorophyll. ये जो ग्रीन डॉट्स हैं जिसको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, ये सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। इन क्लोरोप्लास्ट को हम सेल ऑर्गेनेल्स भी कहते हैं, ठीक है, जो कि क्लोरोफिल को कंटेन करते हैं। यानी कि क्लोरोफिल कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट के पास। Let us do an activity which demonstrates that chlorophyll is essential for photosynthesis. चलिए एक एक्टिविटी के थ्रू जानते हैं कि क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस के लिए कैसे जरूरी है। Take a potted plant with variegated leaves, for example money plant or crotons. Keep the plant in a dark room for 3 days so that all the starch gets used up. Now keep the plant in sunlight for about 6 hours. Pluck a leaf from the plant, mark the green areas in it and truss them on a sheet paper. Dip the leaf in boiling water for a few minutes. After this, immerse it in a beaker containing alcohol. फिर देखिए किसी भी गमले के पौधे का एक पत्ती ले लीजिए, जैसे मनी प्लांट का या क्रॉटन्स का, किसी भी प्लांट का। फिर उसको एक अंधेरा रूम में, जहाँ सूर्य की किरणें बिल्कुल ना जाती हो, जहाँ रोशनी बिल्कुल ना जाती हो, वहाँ 3 दिन के लिए रख देते हैं ताकि उसमें जितना भी स्टोर्ड स्टार्च है वो यूज हो जाए। ठीक है, अब उस पौधे को सनलाइट में रखते हैं लाके 6 घंटे के लिए। फिर उस पौधे से एक पत्ता तोड़ेंगे। एक गमले के पॉटेड प्लांट ले लीजिए, मतलब गमले में लगा हुआ पौधा, उसको 3 दिन के लिए एक अंधेरे रूम में रख दीजिए जिसमें बिल्कुल भी रोशनी ना जाती हो, ताकि उसमें जितना भी स्टोर्ड स्टार्च है वो सारा इस्तेमाल हो जाए। फिर उस पौधे को निकाल के सनलाइट में रखिए 6 घंटे के लिए। फिर उस पौधे में से एक पत्ते को तोड़ लीजिए। ठीक है,
अब उस पौधे उस पौधे के पत्ते में जितना भी ग्रीन एरिया है उसको मार्क कर लीजिए और एक पेपर पे उसको ट्रेस कर लीजिए। अब डीप द लीफ इन बॉइलिंग वाटर फॉर अ फ्यू मिनट्स। अब उबलते हुए पानी में कुछ मिनट्स के लिए पत्ते को डुबो दीजिए। इसके बाद उस पत्ते को निकाल के एक बीकर में डालिए जिसमें अल्कोहल हो। नाउ केयरफुली प्लेस द अबव बीकर इन अ वाटर बाथ एंड हीट टिल द अल्कोहल बिगिंस टू बॉयल। अब उस कंटेनर को, बीकर को जिसमें अल्कोहल है, उसको वाटर बाथ में रख के बॉयल करिए तब तक जब तक कि अल्कोहल बॉयल ना होने लगे। What happens to the color of leaf? अब देखिए कि पत्ते के रंग के साथ क्या होता है। What is the color of the solution? और solution का कलर, जिस अल्कोहल में हमने पत्ते डाले थे उसका कलर कैसा है। Now dip the leaf in a dilute solution of iodine for a few minutes. अब आयोडीन के डाइल्यूट सॉल्यूशन में पत्ते को निकाल के कुछ मिनट के लिए डाल दीजिए। टेक आउट द लीफ एंड रिंस ऑफ द आयोडीन सॉल्यूशन। उसके बाद हम उसको पत्ते को आयोडीन सॉल्यूशन से निकालेंगे, फिर उसको पानी से धो लेंगे। ऑब्जर्व द कलर ऑफ द लीफ एंड कंपेयर दिस विद द ट्रेसिंग ऑफ द लीफ डन इन द बिगिनिंग। अब इस पत्ते का कलर देखिए, ऑब्जर्व करिए और मैच करिए उसके साथ जो आपने शुरू में पेपर पे बनाई थी ट्रेस करके पत्ते को। What can you conclude about the presence of a starch in various areas of the leaf? अब आपको पता लगेगा कि स्टार्च का प्रेजेंस पत्ते के अलग अलग हिस्से में, उसके बारे में आपको पता लगेगा, आप पता कर सकेंगे। ठीक है, देखिए जैसा कि इस फिगर में भी आप देख पा रहे हैं, फिगर 6.2 में ये जो ग्रीन डॉट है ये सॉल्यूशन में डालने से पहले का है, जो हमने 6 घंटे सनलाइट में रखा था उसके बाद का है ग्रीन डॉट। और ये जो है ये आयोडीन सॉल्यूशन से निकाल के रिंस करने के बाद का है, जहां ब्लू आपको ब्लू नजर आ रहा है, ये स्टार्च टेस्ट के बाद का पत्ता, ये लीफ। ओके, आपको कलर वेरिएशन इसमें दिख रहा होगा। नाउ लेट्स स्टडी हाउ द प्लांट ऑब्टेन्स कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम पढ़ते हैं कि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ऑब्टेन करते हैं। In class 9 we had talked about stomata, which are tiny pores present on the surface of the leaf. 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा स्टोमाटा के बारे में। स्टोमाटा होता क्या है, ग्रीन लीव्स के सरफेस पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको हम स्टोमाटा कहते हैं। Massive amounts of gaseous exchange takes place in the leaves through these pores for the purpose of photosynthesis. इन्हीं pores के थ्रू गैस का एक्सचेंज होता है फोटोसिंथेसिस के दरमियान। But it is important to note here that exchange of gases occurs across the surface of stems, roots and leaves as well. लेकिन पौधों में गैस का एक्सचेंज सिर्फ लीव्स के इन पोर्स के थ्रू ही नहीं होता है, बल्कि स्टेम से भी होता है, रूट्स से भी होता है। Since large amounts of water can also be lost through these stomata, the plant closes these pores when it does not need carbon dioxide for photosynthesis. क्योंकि अगर ये पोर्स लीव्स के खुले रहे तो बड़ी मात्रा में वाटर का लॉस होगा। प्लांट जो स्टोर करके वाटर रखता है उसका बहुत बड़ी मात्रा में लॉस होगा। इसलिए जब कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत नहीं होती है प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस के लिए, तब प्लांट्स इन पोर्स को क्लोज कर देते हैं, यानी कि बंद कर देते हैं। यानी कि स्टोमाटा तभी ओपन होता है जब फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत हो। The opening and closing of pore is a function of guard cells. और ये जो खुलने और बंद होने का स्टोमाटा का
जो फंक्शन है ये गार्ड सेल्स के थ्रू परफॉर्म होता है. द गार्ड सेल्स स्वेल व्हेन वाटर फ्लोज इनटू देम कॉजिंग द स्टोमाटल पोर टू ओपन. ये जो गार्ड सेल्स होते हैं ये गार्ड सेल्स स्वेल हो जाते हैं यानी कि फूल जाते हैं जब ये वाटर का एब्जॉर्प्शन करते हैं, जब इनमें वाटर फ्लो होता है और इनके फूलने के साथ ही स्टोमाटल पोर्स जो होते हैं वो खुल जाते हैं. सिमिलरली द पोर क्लोजेस इफ द गार्ड सेल्स श्रिंक. और अगर ये गार्ड सेल्स श्रिंक करेंगे, सिकुड़ जाएंगे, जब इनमें वाटर का फ्लो बंद हो जाएगा तब ये सिकुड़ जाएंगे और तब स्टोमाटल पोर्स जो हैं वो क्लोज हो जाएंगे. ओके, ये देखिए ये गार्ड सेल्स, स्टोमाटल पोर एंड दिस वन इज क्लोरोप्लास्ट. ये ग्रीन ग्रीन डॉट्स जो हैं ये क्लोरोप्लास्ट हैं, ये स्टोमाटल पोर हैं और ये दोनों जो बीन्स के शेप में हैं उसमें क्या बोलते हैं इसको, इस हाँ बीन्स के शेप में है ना, ये गार्ड सेल्स हैं. ये जब फूलते हैं तो ये स्टोमाटल पोर ओपन हो जाता है. जैसे ही सिकुड़ते हैं, ये देखिए इसमें सिकुड़ा हुआ है तो स्टोमाटल पोर क्लोज हो जाता है. ओके, नेक्स्ट हमारे पास एक और एक्टिविटी है. ये किस चीज के लिए है, चलिए देखते हैं. Take 2 healthy potted plants which are nearly the same size. Keep them in dark room for 3 days. Now place each plant on separate glass plates. Place a watch glass containing potassium hydroxide by the side of one of the plants. The potassium hydroxide is used to absorb carbon dioxide. 2 गमले लेंगे जिसमें पौधे जो होंगे वो लगभग बराबर के साइज के हों. इसको 3 दिन के लिए डार्क रूम में रख देंगे. अब तीनों प्लांट को ग्लास प्लेट्स पे रखेंगे, अलग अलग ग्लास प्लेट्स पे, और एक गमले पौधे के बगल में हम वॉच ग्लास रखेंगे और उस वॉच ग्लास पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखेंगे. पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने के लिए किया जाता है. नाउ कवर बोथ प्लांट्स विद सेपरेट बेल जार्स. अब जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं दोनों प्लांट्स को बेल जार से कवर कर देना है. यूज वैसलीन टू सील द बॉटम of the jars to the glass plates so that the setup is air tight. अब वैसलीन का इस्तेमाल करके जार्स के बॉटम को भी फिक्स कर दीजिए ताकि ये एयर टाइट हो जाए. कीप द प्लांट्स इन सनलाइट फॉर अबाउट 2 hours. अब 2 घंटों के लिए दोनों पौधों को हम रखेंगे धूप में. प्लक अ लीफ फ्रॉम ईच प्लांट एंड चेक फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च एज इन द अबव एक्टिविटी. अब दोनों पौधों से एक एक पत्ते हम निकालेंगे और जैसा कि हमने पिछली एक्टिविटी में स्टार्च टेस्ट किया था उसी तरीके से दोनों पत्तों का हम स्टार्च टेस्ट करेंगे. जैसे हमने पहले किया था अल्कोहल में, पहले उसको उबलते पानी में डाला, फिर अल्कोहल में डाला, फिर उसको उबाला, फिर उसको आयोडीन सॉल्यूशन में डाला, वैसे स्टार्च टेस्ट करेंगे. फिर हम इसका रिजल्ट देखेंगे. अब आपको देखना है कि क्या दोनों पत्तों में सेम अमाउंट का स्टार्च है, ये आपको एब्सॉर्ब करना है इस एक्टिविटी के थ्रू. Based on the 2 activities performed above, can we design an experiment to demonstrate that sunlight is essential for photosynthesis? अब इन दोनों एक्टिविटी को देखते हुए, इन दोनों एक्टिविटी को जैसे हमने परफॉर्म किया, क्या इससे हम ये कह सकते हैं कि सनलाइट फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है? जब पौधे को हमने डार्क रूम में रखा था तो सारे स्टार्च यूज्ड अप हो गए थे एंड ग्रीन डॉट्स जो है उसके वो हो गए थे, डिसअपियर हो गए थे.
जैसे ही हमने उसको रखा सनलाइट में तो ग्रीन डॉट्स, पत्ते में ग्रीन डॉट्स बन गए, स्टार्च का प्रेजेंस हमने मार्क किया। और तो हम लोग ये कह सकते हैं ना कि फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट जरूरी है। So far we have talked about how autotrophs meet their energy requirements, but they also need other raw materials for building their body. हमने अब ये तो पढ़ लिया कि ऑटोट्रॉफ्स जो है वो अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को कैसे पूरा करते हैं, लेकिन जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं उन्हें भी इनके अलावा और भी रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत होती है अपने बॉडी को बिल्डअप करने के लिए। Water used in photosynthesis is taken up from the soil by the roots in terrestrial plants. जो terrestrial plants होते हैं वो वाटर का जो एब्जॉर्प्शन फोटोसिंथेसिस के लिए करते हैं वो रूट्स के थ्रू करते हैं। Other materials like nitrogen, phosphorus, iron and magnesium are taken up from the soil. बाकी जो ज़रूरत होती है बॉडी बिल्डअप करने के लिए ऑटोट्रॉफ्स प्लांट्स को, जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड मैग्नीशियम, इन सब का वो सॉइल से रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं, सॉइल से उसको लेते हैं। नाइट्रोजन इज एन एसेंशियल एलिमेंट यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स एंड अदर कंपाउंड्स। नाइट्रोजन एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है, एसेंशियल एलिमेंट है प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए और भी कंपाउंड्स के सिंथेसिस के लिए। दिस इज टेकन अप इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स। ये पौधों के द्वारा नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स के फॉर्म में लिया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिएगा। ये नाइट्रोजन जो है वो पौधों के द्वारा डायरेक्टली नाइट्रोजन के फॉर्म में नहीं इनटेक होता है, नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स के फॉर्म में इनटेक होता है। और इट इज टेकन अप एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हिच हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय बैक्टीरिया फ्रॉम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। या फिर जो बैक्टीरियाज एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते हैं, उनसे प्लांट्स जो हैं अपनी नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। नेक्स्ट हम लोग हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।